नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर उत्तरकाशी से है, जहां सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। दूसरी खबर वाराणसी से है, जहां देव दीपावली का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं तीसरी खबर की बात करेंगे, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर को शुरू होना है, जिसके साथ सपा ने सत्र से पहले सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। चौथी खबर की बात करेंगे, प्रयागराज से है, कन्हैया लाल हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। और उत्तरकाशी टनल से अब तक का अपडेट है। बता दें कि सुरंग में रेस्क्यू का 16वां दिन आज है। सिलक्याट टनल में खुदाई का काम जारी है। टनल के ऊपरी शोर पर वर्टिकल खुदाई शुरू हो चुकी है। अब तक 37 मीटर हो चुकी है वर्टिकल खुदाई। कब बाहर आएंगे मजदूर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बता दें कि लगातार कार्य किया जा रहा है और ऐसे में वर्टिकल खुदाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑगर मशीन में खराबी आई थी, जिसके बाद से ऑगर मशीन का ब्लेड खराब हो गया था, उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि मैनुअली खुदाई जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। वर्टिकल खुदाई भी हो रही है बटकोट की शोर से, दूसरी तरफ भी खुदाई की जा रही है। हर कोशिश प्रशासन कर रही है, प्रयासरत है लगातार उन मजदूरों को बाहर निकालने में। अगर वर्टिकल शोर से कोई अगर कमी नहीं आई, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, तो 4 दिनों के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो 37 मीटर हो चुकी है वर्टिकल खुदाई, लगातार कार्य जारी है। 4 दिन का और समय दिया गया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी कैंतुर अचारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी कितना खुदाई हो गया है और बटकोट के रास्ते से क्या कुछ काम? अभी आवाज आ रही है? दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे, तकनीकी खामी है। तो बता दें कि अभी भी खुदाई लगातार जारी है। सुबह शाम लगातार खुदाई हो रही है और कोशिश यही है कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। पहले ऑगर मशीन की सहायता से लगातार खुदाई हो रही थी, लेकिन ऑगर मशीन की खराबी के चलते ही खुदाई अब दूसरे एंगल से की जा रही है। वर्टिकल खुदाई भी की जा रही है। अब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी बटकोट के रास्ते से कितना काम वर्टिकल खुदाई में और कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, अगर इस वर्टकोट के रास्ते से अगर हम वर्टिकल खुदाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसका जिम्मा टीएचडीसी और ओएनजीसी कंपनी को यहाँ पर दिया गया है। जिसमें अभी तक ये कह सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में जो सफलताएं मिली है, उसमें सिर्फ 10 मीटर की खुदाई वहां पर हो पाई है। ये कह सकते हैं कि टनल्स का जो आकार होता है, उस आकार के हिसाब से एक माइक्रो होल बनाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और उस पर अगर इसी रफ्तार से आगे काम होता है, तो फिर लगभग अभी 1 महीने का समय इस बरकोट के रास्ते से यहाँ मजदूरों तक पहुंचने में और समय लग सकता है। तो ऐसे में उस समय की बचत को देखते हुए उस रास्ते को भी अपनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी बरकोट के रास्ते से भी जो टनल के भीतर जो वर्टिकल खुदाई हो रही है, वो लगातार यहाँ पर जारी है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए और बी पर जो काम लगातार चल रहा था, उस पर भी युद्ध स्तर पर इस समय काम करने का प्रयास किया जा रहा है। टनल्स के भीतर की अगर हम स्थिति की बात करते हैं, जो ऑगर मशीन के जो क्षतिग्रस्त जो ब्लेड हुए थे, उन्हें आज देर सुबह तक यहाँ पर प्लाज्मा कटर मशीन से काट कर बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद जो टनल्स के भीतर के जो पाइप घुस चुके थे, यानी जो 49 मीटर तक के जो पाइप अंदर ड्रिल किया गया था ऑगर मशीन के जरिए, उसमें से लगभग 1 मीटर का पाइप अंदर जाकर मुड़ चुका था। वो वहां पर ध्वस्त हो गया था। तो वो 1 मीटर के पाइप के टुकड़े को काटने का काम अब तक यहाँ पर किया गया। जो इस दौरान हडल्स वहां पर आए थे, जो लोहे की सरिया उनके रास्ते में बाधा बन रही थी, उनको भी काटने का काम यहाँ पर किया गया। तो ये समझ सकते हैं कि अभी तक ऑगर मशीन की तरफ से जो पाइप ड्रिल किया गया, वो 48 मीटर तक का पाइप वहां पर है। और अब इसके बाद जो मैनुअली काम होगा, वो पूरी तरीके से आगे शुरू किया जाएगा। यानी जो विशेषज्ञ दस्ता दिल्ली से यहाँ पर आया हुआ है, वो अब इस मैनुअली काम को करता हुआ नजर आएगा। उनकी जो रफ्तार है, अभी विशेषज्ञ उस रफ्तार को देखते हुए कह रहे हैं कि कल देर शाम तक उन सभी श्रमिकों को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त हो पाएगी। और मैनुअली जब काम किया जा रहा है, तो उसमें सुरक्षा ज्यादा है, उसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बल्कि ये उस मैनुअली काम में सीधे तरीके से अगर ये समझा जाए, तो जो अगर वो 1 मीटर का काम अंदर मैनुअली करते हैं, तो उसके बाद उस जो पाइप ड्रिल होना है, जो 800 mm व्यास का जो पाइप अंदर जाना है, उस पाइप को आगे ड्रिल करने का काम किया जाएगा, उसको पुश कर दिया जाएगा।
उसके बाद फिर मैनुअली वहां पर काम होगा, 1 मीटर का फिर और काम होगा, फिर वैसे ही फिर एक और मीटर पाइप आगे पुश किया जाएगा। तो धीरे धीरे ये रफ्तार कह सकते हैं कि कल देर शाम तक उस कार्य में भी यहाँ पर सफलता मिल पाएगी। इसके अलावा चोटी के ऊपर से जो ड्रिल किया जा रहा है, जो वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई थी, उस वर्टिकल ड्रिलिंग में अब तक 39 मीटर की सफलता यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। बीच में जरूर कुछ बाधाएं यहाँ पर आई थी। जो पाइप अंदर ड्रिल किया जा रहा था, लगभग 1 मीटर चौड़ाई का जो पाइप अंदर ड्रिल किया जा रहा था, वो अंदर अपने रास्ते से भटका था, वो पाइप थोड़ा सा मुड़ा, लेकिन उसके बाद पुनः कुछ ये कह सकते हैं कि उस काम को थोड़ी देर के लिए रोका गया। विशेषज्ञों की तरफ से फिर उस पर काम यहाँ पर किया गया। कुछ बाधाएं पानी के आने के जरिए वहां पर आई थी, उस पानी को भी निकालने का काम यहाँ पर किया गया। और उसके बाद पुनः ये कह सकते हैं कि टनल के जो ऊपरी चोटी पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, उसको भी शुरू कर दिया गया। ये कह सकता है कि सारे विकल्पों पर इस समय रेस्क्यू अभियान के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जिस रास्ते से आसान या तो अभी पहले ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि वर्टिकल जब ड्रिलिंग होगी तब कंपन हो सकता है, मलबा भी ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो क्या इस तरीके की समस्याएं अब सामने नहीं आ रही है? बिल्कुल, अभी ये कह सकता है कि जिस तरीके से काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो ऐसे में कंपनी की अभी कोई ज्यादा परेशानी या कोई परेशानी ऐसी दिक्कत उनके विशेषज्ञों के सामने नहीं है, बल्कि अभी जो ड्रिलिंग हुई है वो आधे से भी कम अभी यहाँ पर हो पाई, यानी लगभग 45% का काम अभी ड्रिलिंग का पूरा हो पाया, वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिसको अभी 86 मीटर तक आगे जाना है। और उसमें से भी ये कह सकते हैं कि जब उस करीब पर वहां पर पहुंचेंगे तब विशेषज्ञों की तरफ से जो रफ्तार होगी, चाहे वो वाइब्रेशन की स्विच का हो या फिर वर्टिकल ड्रिलिंग का हो, उसको लेकर अलग से प्लानिंग पर वहां पर काम किया जाएगा। लेकिन अगर उस पर भी अगर पूरी तरीके से फोकस किया जाता है तो 2 से 3 दिन का समय उस पर लग सकता है। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि अभी भी आने वाले 1 से 2 दिन जो होंगे वो बड़ा ब्रेकथ्रू यहाँ पर दिलाने वाले होंगे, बड़ी राहत की खबर देने वाले हो सकते हैं। और खासतौर पर जो प्लान ए है, यानी टनल के भीतर जो अगर मशीन इस समय ड्रिल की जाए, अगर मशीन के माध्यम से जो पाइप अंदर पुश किए जाएंगे, जिस पर मैनुअली काम शुरू होगा, वो बड़ा सुरक्षित आसान रास्ता यहाँ पर लग रहा है। जी बिल्कुल, हम भी उस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और इस सिलक्यार टनल पे सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के काशी में 27 नवंबर को देव दीपावली पर अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। बता दें कि योगी सरकार देव दीपावली को भव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन करेगी। इनमें 1 लाख दीप गाय के गोबर के बने होंगे। साथ ही साफ सफाई करके तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट सजाए गए हैं। इस दौरान देव दीपावली पर 8 से 9 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार देव दीपावली देखने के लिए 70 देशों के राज्यों, डेलीगेट्स और परिवार के लोग आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मेहमान देव दीपावली देखेंगे। विकास चौबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस तरीके की तैयारी जो है देव दीपावली को लेकर करने को मिली है, देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए स्थिति मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ ही देर पहले सुबह के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए, यानी कि अभी वो वाराणसी एयरपोर्ट से लगभग घाट से रवाना हो गए, जहाँ पर हमारे मौजूद थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो देव दीपावली का जो कार्यक्रम है वो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर तमाम जो 70 देशों के जो विदेशी डेलीगेट्स है वो मौजूद रहेंगे और वो बकायदा यहाँ पर लुत्फ उठाएंगे देव दीपावली के महापर्व का, क्योंकि उनको इसीलिए उनको न्योता भेजा गया था और भारत में एक किस्म का आमंत्रण किया गया कि आप आइए और आकर यहाँ पर देव दीपावली का लुत्फ उठाइए। आपको बता दें कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी है वो भी अपने 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए हैं, तो वो भी इस देव दीपावली के महापर्व में शामिल रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि कैसे ये त्योहार बीतता है, कैसा ये पूरा पर्व मनाया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर आपको बता दें काफी खास पूरा देव दीपावली का महापर्व है, क्योंकि आज कई तरह के ऐसे आयाम स्थापित हो रहे हैं जिसमें निश्चित तौर पर काफी ज्यादा खास है। आपको बता दें कि आज जो है अनुमानित आंकड़ा जो पर्यटकों का है वो है 9 लाख के ऊपर का, यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि 9 लाख से 10 लाख तक के जो पर्यटक है, जो बाहरी लोग है, वो वाराणसी में आएंगे और देव दीपावली पर घूमेंगे, नजारे करने को पाएंगे और शिरकत करेंगे। पूरे जो त्योहार है, पूरा संगम है, इसमें शिरकत करेंगे। क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा ऐसे में सुबह से जो है भक्तों का श्रद्धालुओं का तांता लगा है जिनका घाटों पर, और एक तरह से भीड़ है श्रद्धालुओं की वो काफी ज्यादा जो वाराणसी में
बड़ी हुई है। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो धर्म की नगरी है, जो सांस्कृतिक धरोहर है वाराणसी की, वो अपने आप में काफी ज्यादा समृद्ध जिसका नजारा साफ साफ देखने को मिल रहा है। टोटल जो है 12 लाख दियों से जो पूरा गंगा घाट है वो जो है जगमग होगा। उसके बाद से कहीं ना कहीं दीपदान किया जाएगा, तो कुल 21 लाख दियों को जलाया जाएगा, जो कि अपने आप में काफी बड़ा कीर्तिमान है। यही वजह की अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वाराणसी मौजूद है। इसके ठीक बाद जब दीप प्रज्वलन किया जाएगा तो यूरिया इतना जो है वो दीप प्रज्वलन करेंगे। इसके बाद से ठंडा पुरुष में बैठकर गंगा की जो छटा है, जो गंगा के घाट है, उसको निहारेंगे और बाकायदा लेजर से जो गंगा के घाटों पे जो लेजर को आप देख रहे हैं कि कैसे इतने बढ़िया जो रंग बिरंगी रोशनी से उसको सजाया गया है और लेजर को आयोजित किया गया। साथ साथ तिरंगा लाइटिंग है, यानी पूरी तरह की लाइटिंग है। उसके बाद जो अलग अलग तरीके की रोशनी है उसको सजाया गया है घाटों को। इसके बाद किसी दीप प्रज्वलन के बाद विदेशी मेहमानों के साथ घूमेंगे और घाट का जो नजारा है, जो वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर है, उसको दिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि अतिथि देवो भव है। भारत जो है वो जो है अनेकता में एकता का जो एक बेमिसाल उदाहरण है, एक समृद्ध विरासत है उसको कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करा विदेशी मेहमानों को, जो कि काफी ज्यादा खास है। और आपको बता दें कि वाराणसी इतनी जानी जाती है, आज पूरे वाराणसी को सजाएगा। और ऐसे में जो श्रद्धालुओं का तादाद है, जो संख्या है लोगों की जो बाहर से आए वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ी हुई है। और पूरे जो होटल है यहाँ पे जो पूरा सड़क है उससे कहीं ना कहीं वो हुजूम में पड़ा है यहाँ पर। और तैयारी काफी दिनों पहले से चल रही थी विकास, इसके पीछे कितने वॉलंटियर्स को लगाया गया था और कार्य क्या अपने अंतिम रूप पे पहुंच चुकी है? बिल्कुल, देखिए कार्य अपने अंतिम रूप में है और अभी तो कुछ ही देर बाद इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि अभी से 1 घंटे बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है दिया जलाएंगे। उसके बाद एक एक करके पूरे जो 12 लाख दिए हैं उनको प्रज्वलित किया जाएगा लोगों के द्वारा, जो कि वाराणसी के अलग अलग घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। उसके बाद इस त्योहार को कहीं न कहीं शुरुआत हो जाएगी और त्योहार को मनाया जाएगा। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है, जिसको लेकर महीनों भर पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है। नगर निगम इसमें लगा हुआ था, यही वजह की जब गंगा जी का जो जलस्तर बढ़ता है उसके बाद से जो मिट्टी जमा हो जाती है कहते हैं गंगा किनारे, इसके बाद से कहीं ना कहीं सफाई की गई और टोटल कहीं ना कहीं 8,000 से अधिक मजदूरों का इससे पूरा योगदान है, जो कि जिन्होंने पूरा गंगा घाट की सफाई की। इसके बाद से नगर निगम का भी योगदान है, नगर निगम ने बखूबी इस रोल को निभाया। उसके बाद से जिला प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और सुरक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं संभाले रखा। इसके बाद आपको बता दें कि सुरक्षा के साथ साथ सफाई और अन्य जो सजावट की चीजें होती है इसमें भी जिला प्रशासन की तरफ से वॉलंटियर्स की तैनाती की गई। टोटल जो है 8,000 से 9,000 के वॉलंटियर्स की संख्या में थे, जो कि तैनात थे और घाटों की लगातार एक कतारबद्ध तरीके से सफाई कर रहे थे, सजा रहे थे, जिसका पूरा लेखा जोखा जो वाराणसी जिला प्रशासन ने पास रखा था। और खुद इसकी निगरानी जो है वाराणसी के नगर आयुक्त जो है वो कर रहे थे। इसके बाद खुद कई बात हमने देखा, चाहे सीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, वो जो मौके पर आकर निरीक्षण कर रहे थे, मुआयना कर रहे थे, तो खुद आकर मौके पर देखना और चीजों को समझना जब जिले का मुख्य समझता है तो काफी ज्यादा अनुभव ये चीजें हो जाती है, काफी ज्यादा उसके मायने होते हैं, बड़े मायने। और इस वजह से देव दीपावली का त्योहार है और खुद जो है सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ वो वाराणसी मौजूद है और विदेशी मेहमानों के साथ वो मौका विहार करेंगे, दिखाएंगे कि कैसा वाराणसी कैसी है, भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो कैसी है, उसका भव्य त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। यदि जो है विदेशी मेहमानों को दिखाएंगे, नजारा जो है काफी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, नजारा काफी दिलचस्प होगा जिसका सभी इंतजार कर रही हैं। लेकिन विकास ये बताइए कि जब इस तरीके का प्रोग्राम होता है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सुरक्षा, तो कितने जोन और कितने सुपर जोन में एरिया को बांटा गया है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा देव दीपावली को लेकर जो श्रद्धालुओं की भीड़, और देखिए यही वजह है कि आज कार्तिक पूर्णिमा भी ऐसा माना जाता है कि आज जो है देवताओं का पृथ्वी पर दमन होता है, पृथ्वी पर देवता जो है आते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जो है जिला प्रशासन डीएम और जो है पुलिस कमिश्नर अशोक मुदच्चर ने खुद जो है सुरक्षा व्यवस्था संभाला है और टोटल जो है 75 IPS अधिकारियों को सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही साथ एनएसजी के कमांडो जो खुद वीवीआईपी कार्यक्रम और यहाँ पर कहीं ना कहीं 70 देशों से 150 से अधिक डेलीगेट जो है शामिल होंगे अपने परिवारजनों के साथ, तो उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो, उनकी सुरक्षा जो है दुरुस्त की जाए। ये देखते हुए जिला प्रशासन ने तमाम जो एसीएस के लोग हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ की जो है 4 अलग अलग बटालियन तैनात है, साथ ही साथ आईटीबीपी की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर तैनात है। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजा जो है खुफिया एजेंसी को भी कहीं अलग रखा गया है, आईजी हो वो भी अपने आप अलग है और अन्य जो खुफिया एजेंसी है वो भी अपना काम करे। सीसीटीवी कैमरा की बात की जाए तो अलग अलग टप्पों पर कुल जो है 1100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, जो की नजर रखेंगे, जो की संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रहेंगे। साथ ही साथ कांस्टेबल की बात की जाए तो पुलिस कांस्टेबल के 55 से अधिक यानी 5,568 जवान जो है वो तैनात रहेंगे पूरे क्षेत्र में। और वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे होगी आज, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कहा जाए तो ये अभेद है, इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है
तीन स्तरीय परीक्षा, जमीन से भी, आसमान से भी, और कहीं ना कहीं अर्थक परीक्षा जो है आईबी की, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा आता है। और यही वजह की अवैध सुरक्षा में जो कार्यक्रम हो रहा है ये पूरा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और लखनऊ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इस सत्र शुरू होने से पहले सपा ने सरकार को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस दौरान सपा विधानमंडल दल की बैठक कर रणनीति बनाएगी। बता दें कि सपा 28 नवंबर को प्रदेश मुख्यालय में भी बैठक करेगी और शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने वाले, जिसकी रणनीति अब समाजवादी पार्टी बनाते हुए नजर आ रही है। पार्टी मुख्यालय में यह बैठक भी 28 नवंबर को होने जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो नया शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है नए नियमों के साथ और 28 तारीख से ये शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। कहा यह जा रहा है समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि सरकार को घेरे और ऐसे में बता दें कि शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है 28 नवंबर से। समाजवादी पार्टी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मौजूदा सरकार को घेरने का प्रयास भी करेगी इस दौरान और नए नियमों के साथ आने वाला है ये शीतकालीन सत्र। कहा जा रहा फोन भी बैन होगा। इसी के साथ साथ कई ऐसे नियम है जिनको नए स्तर से लाया जा रहा है। तो विधानमंडल दल की बैठक कर रणनीति अब समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है और 28 नवंबर को सुबह पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। फोन अलाउ नहीं होगी। नए नियमों के साथ अब ये सत्र चलने वाला है। प्रियम पाठक स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, नए नियमों के साथ शीतकालीन सत्र 28 नवंबर को शुरू होने जा रहा है, क्या लगता है, क्या कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए स्पीटी, कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के अंदर सरकार जो है वो अनुपूरक बजट भी लेकर आएगी। खास बात यह है कि इस कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसमें विधानसभा की नई नियमावली जो है वो लागू होगी। यानी कि नए नियमों के तहत जो है तकरीबन 65 साल के बाद जो है नियमावली उसको बदला गया है और अब नए नियमों के साथ में विधानसभा की जो कार्यवाही है वो संचालित होगी, जिसके तहत बैनर, पोस्टर, मोबाइल फोन, इन सभी चीज़ों को सदन के कमरे के अंदर ले जाना की अनुमति किसी को भी नहीं होगी। यानी कि सदन की गरिमा के अनुरूप कार्य हो सके और इस सब के पीछे का जो मकसद रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की कार्यवाही जो है वो हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर चर्चा हो सके, ना कि सदन के अंदर हंगामे हों। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये नए नियम जो हैं वो लागू किए गए हैं। कल से सदन की शुरुआत होगी और माना जा रहा है कि शुरुआत से पहले विपक्ष जोरदार हंगामा कर सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कई मुद्दों को लेकर, जिसमें कानून व्यवस्था है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे को लेकर है, बढ़ती हुई बिजली के किल्लत को लेकर है और इसके अलावा सबसे अहम जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल सकता है। कल हंगामेदार जो है वो शुरुआत रहने की आसार है। कल जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो पहले दिन जो है वो शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। दिवंगत पूर्व विधायक लखनऊ पूर्वी से आशुतोष टंडन का निधन हुआ था, तो उसको लेकर जो है वो शोक प्रस्ताव जो है उसको लाया जाएगा और उसके बाद कल की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी जाएगी। परसों 29 तारीख को सदन के अंदर सरकार जो है वो अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी और 30 तारीख को इस बजट पर चर्चा होगी। माना जा रहा है 1 तारीख को कई सारे प्रस्तावों को लेकर जो है सदन के अंदर रखे जाएंगे कई सारे, और उनको सरकार पास कराएगी और उसके बाद विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो सकती है। विपक्ष ने फिलहाल कह सकते हैं कि पूरी रणनीति बनाई है कई मुद्दों को लेकर सरकार के घेरने की लेकर। आज सदन के कल शुरुआत होने से पहले सर्वदलीय बैठक जो विधानसभा की नियम रहा है उसके मुताबिक आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा के सचेतक मनोज पांडे मौजूद रहे, कांग्रेस की नेता जो है आराधना मिश्रा मोना वो मौजूद रहीं और इसके अलावा अन्य दलों के नेता जो है वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस सर्वदलीय बैठक में जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वहां पर आज ये सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस बात को लेकर अनुरोध किया गया सभी सदस्यों से कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की कार्यवाही को चलने दिया जाए, हंगामे ना किए जाएं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सवाल किए जा करें और उसके जवाब ताकि सरकार दे सके। तो कह सकते हैं पूरा लक्ष्य है विधानसभा अध्यक्ष का भी कि ज्यादा से ज्यादा सदन की जो है वो कार्यवाही चले। देखना होगा कल से जब इस सदन की शुरुआत होगी और नए नियमों के साथ, तो कहीं ना कहीं विधानसभा का स्वरूप भी बदला है। विधानसभा के अंदर भी कई तरीके की विधानसभा को जो है वो कई तरीके से मॉडिफाई किया गया हुआ है अंदर, और अब नई नियमावली भी जो है वो लागू की गई है। तो कह सकते हैं कल से जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसके बाद विधानसभा पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी, अपने स्वरूप को लेकर भी और अपने कार्य के स्वरूप को लेकर भी। दोनों तरीके से नई नियमावली के तहत जो है
कल से शीतकालीन सत्र की जो है वो शुरुआत होने जा रही है। यूपी विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा थी जिसने ई विधानसभा का सिस्टम जो है वो लागू किया था। पेपरलेस विधानसभा जो है वो पहले ही हो चुकी है और कल से नए नियमों के साथ में सदन की शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां विपक्ष है जिसने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया है, दूसरी तरफ सरकार है जिसने सभी मुद्दों का काट निकालते हुए विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी करी है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कल हंगामा होता है या सत्र चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए पीएम। यूपी के प्रयागराज में कंडक्टर पर हमले के मामले में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने आरोपी लारेब हाशमी के घर से लैपटॉप और फोन बरामद किया। सूत्रों के अनुसार लारेब के मोबाइल फोन से पुलिस को लैपटॉप से कई धर्म विशेष फोटो और वीडियो भी मिले हैं। शुक्रवार को प्रयागराज में 20 साल के छात्र लारेब हाशमी ने सरकारी बस के कंडक्टर पर चापर से हमला कर दिया। हाशमी के हमले में बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी धार्मिक नारे लगाते हुए भाग गया था। बाद में यूपी पुलिस द्वारा चांडी बंदरगाह के पास से आरोपी को पकड़ लिया गया था। पुलिस टीम और सुरक्षा एजेंसियां मामले की छानबीन कर रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। वही आरोपी का कहना है कि अपने धर्म के लिए उससे सुना नहीं गया, इसलिए उसने ऐसा किया। जाति सूचक शब्द बोल दिए थे। क्या? वो बोल दिए थे। अच्छा। हमको नहीं बोले थे, तो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा। इसी वजह से मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोले नहीं, बस ऐसे उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। नारे लगा रहे थे, कहाँ देखे थे इसे? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब जो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। योगी मोदी जी को तो गाली के कुछ बोल रहे थे वीडियो में। हम इसलिए बोल दिए ना नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए उनके बर्थडे की थोड़ी नाराजगी थी, तो उनके लोग ही बोल दिए। शोएब रिजवी प्रयागराज से सीधे जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जाति सूचक शब्द के कारण ये हत्या करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जो इसका बयान आया है, हालांकि ये अस्पताल में जब उसका इलाज चल रहा था उस दौरान का ये बयान है, उसमें इस तरह से ये बातें कही जा रही है। उसकी तरफ से ये बताया गया है कि उसका मकसद सिर्फ ये था क्योंकि उसकी जाति को बुरा भला कहा जा रहा था, उसके जवाब में इस तरह की हरकत की है। लेकिन जिस तरह से उसने नारेबाजी की और एक तरह से कह सकते हैं कि जो जिहादी मानसिकता है उसका परिचय दिया, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और इसीलिए जो जांच एजेंसी है वो सक्रिय हुई है और जांच एजेंसी लगातार कोशिश कर रही है। उसके घर में जो लैपटॉप मिला है, उसके मोबाइल मिले हैं, वो किस तरह के लिटरेचर पढ़ता था, किस तरह के इस्लामिक स्कॉलर की तरफ उसका रुझान था, ये देखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शुरुआती जांच में पाकिस्तान के एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसका वो कह सकते हैं फैन बताया जा रहा है, उनका फॉलोअर बताया जा रहा है, और इसी वजह से वो उनकी विचारधारा से बहुत प्रेरित था। और इसी वजह से उसने इस बात का जिक्र, अपने जो वीडियो जारी किया था उसमें भी इसने इस बात का जिक्र किया है। और इसी वजह से अब तमाम जांच एजेंसी सक्रिय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई इस तरह का संगठन भी शामिल हो, इसको किसने मोटिवेट किया या इसने खुद इस तरह की विचारधारा अपने आप में डेवलप की है। ये तमाम सवालों के अब जवाब खंगालने की कोशिश जांच एजेंसी कर रही है, क्योंकि ये इस तरह का एक मामला है जिस पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनका फॉलोअर बताने की वजह से इस पर ज्यादा चौकन्नी है और तमाम तरह के पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि ये बीटेक का स्टूडेंट है, जिस स्कूल में पढ़ता था, नामी स्कूल है, वहां से इसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जिस एज में इस तरह की इसने हरकत की है और उसके बाद जो वीडियो इसने अपलोड किया है वो बहुत ही ज्यादा इस तरह का कह सकते हैं कि एक तरह से जिहादी मानसिकता को दर्शाने वाला है। उसकी वजह से जांच एजेंसी ज्यादा सक्रिय और तमाम तरह के पहलुओं पर उसकी जांच कर रही है। और एक चीज और भी है कि अभी फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, इसलिए उससे बहुत प्रॉपर पूछताछ नहीं हो पा रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जो एजेंसीज हैं वो बातचीत करेंगी, पूछताछ करेंगी। उसके बाद जो मटेरियल मिला है या जो लैपटॉप या और भी जो चीजें मिली उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगी, तो बहुत सी चीजें साफ होंगी। लेकिन अभी आप जब स्थिति बनी है, जो जिस तरह की बातें वो कर रहा है, उससे उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसने जो किया है वो अब वो इस बात को समझ रहा है कि वो गलत मोटिवेशन में हो गया था, इसीलिए अब उसके बयान में थोड़ा बदलाव आ रहा है। लेकिन अभी बहुत सी चीजों पर जो जांच एजेंसी काम करे उसमें क्या नतीजे निकले उसका इंतजार करना पड़ेगा।
किसी संगठन से इसका कनेक्शन तो नहीं, ISIS का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो नहीं, पाकिस्तान के किसी संगठन से कनेक्शन नहीं, इन तमाम पहलुओं पर जरूर जांच की जा रही है। तो जो लैपटॉप बरामद हुआ है, क्या उससे कुछ मिल पाया है? पुलिस को सहयोग मिला है उससे? देखिए, कुछ चीजें मिली जरूर हैं, जिसमें खासतौर से जो इस्लामिक स्कॉलर की स्पीच है, जिनका नाम इसने लिया था, उनकी स्पीच है, और भी बहुत सी चीजें, लेकिन चूंकि जांच का विषय से बहुत चीजें शेयर नहीं की जा रही हैं, किस किस तरह की चीजें, क्या क्या कुछ मिला है। लेकिन इतना जरूर है कि जो चीजें मिली है उसी पर अब एजेंसी काम कर रही है और उसको क्रॉस इसके जरिए चेक करने की कोशिश कर रही है, ताकि उस तह तक पहुंचा जाए कि आखिर इस तरह की इसकी मानसिकता कैसे डेवलप हुई और इसके पीछे कहीं किसी की साजिश तो नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए शोएब। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।